सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 का भूगोल विषय का पाठ 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पतियाँ और वन्य जीवन संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने भूमि के बारे में पढ़ा था और आज का हमारा प्रकरण रहेगा मृदा का निर्माण, उसके निर्माण में महत्वपूर्ण कारक और मृदा को कैसे संरक्षण करना है। तो चलिए करते हैं पाठ 2 शुरू। ये भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। मृदा पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली जो परत होती है वो मृदा कहलाती है। यानी पृथ्वी के जो स्थलीय आकृति है उस पर दानेदार कण होते हैं, ऐसे छोटे छोटे दाने होते हैं और उनकी एक पतली परत बन जाती है, ऐसे परत दर परत बनती है, उसे हम मृदा कहते हैं और यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप में मृदा के प्रकार को ये निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों से तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। अपक्षय क्या होता है? तो यहाँ देखिए आप कि अपक्षय का मतलब है तापमान में परिवर्तन, तुषार क्रिया, तुषार होता है जैसे ओस गिरना, पानी होना, और पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा अनावृत शैलों का टूटना। शैल मतलब चट्टानें, तो इन चट्टानों का टूटना, उनका क्षय होना ही अपक्षय कहलाता है। तो ये सब चीज़ें हैं वो उस पर निर्धारित करती हैं। इसके बाद आगे देखो कि खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो जो भूमि में, चट्टानों में जो खनिज होते हैं, जो भूमि पर खनिज हैं, उनका और जैविक पदार्थों का मिश्रण, और वो भी उचित मात्रा में सही मिश्रण ही मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो यहाँ एक आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, ये चित्र है मृदा परिच्छेदिका। तो मृदा परिच्छेदिका का मतलब होता है कि मिट्टी की परत, कि ये एक मिट्टी की यहाँ पर परत का आपको चित्र दिखाया है, जिसमें सबसे नीचे जनक चट्टानें, जिनसे ये वाली बालू, गाद और ये चीज़ें बनेंगी। तो पहले जनक चट्टानें, फिर इन जनक चट्टानों का और जैविक पदार्थों के मिश्रण से इन चट्टानों का अपक्षय होना, ये अपक्षयी चट्टानें, फिर इस वाले भाग में बालू, गाद और क्ले के साथ उपमृदा, और जहाँ ये वनस्पतियाँ उगी होती हैं उसके साथ वाली जो ये ऊपरी परत है इसे ह्यूमस कहते हैं। तो इस तरह से ये मृदा की परिच्छेदिका यानी परत है। देखो आप, सबसे पहले जनक चट्टानें, फिर अपक्षयी चट्टानें जो मेन मुख्य चट्टानों से टूटकर बनती हैं उन्हें अपक्षयी चट्टानें, फिर उसके बाद मिट्टी की एक मोटी परत जिसके अंदर बालू, गाद और क्ले होती हैं, और उसके बाद सबसे ऊपरी ये वाली परत जिसे ह्यूमस कहते हैं, ये वनस्पतियों के साथ ही जुड़ी होती है। आपने कई बार देखा होगा, घास निकालते हैं उसके साथ उनकी जड़ों के साथ जो मिट्टी आती है वो ह्यूमस कहलाती है। इसके बाद देखो आगे कि ये मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, कि मिट्टी को निर्माण कैसे होता है। तो जनक शैल, उनके रंग, गठन, उनका रासायनिक गुणधर्म, खनिजों की मात्रा, ये सब मिट्टी की पारगम्यता को निर्धारित करते हैं। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। एक देखो कि कितनी ऊंचाई पर है और ढाल कितनी है चट्टानों की। अगर यहाँ ज़्यादा ढाल है तो यहाँ बारिश होगी, तेज़ बारिश के साथ क्या है, ये भी ढलान के साथ मिट्टी बहकर नीचे आ जाती है। तो इसलिए जो उच्चावच, तुंगता और ढाल है वो भी मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। इसके अलावा वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीव ये भी ह्यूमस के निर्माण को प्रभावित करते हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को भी प्रभावित करते हैं। यानी जलवायु कैसी है, तापमान में गर्मी है, सर्दी है, वर्षा और अपक्षय, ये सभी इस ह्यूमस निर्माण को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा है समय,
सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ है समय, कि जो समय है वो इस मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। देखो आप चित्र में देखो दोबारा से कि ये मृदा परिच्छेदिका की मोटाई कितनी दिखाई दे रही है आपको, है ना। तो ये समय निर्धारित करता है। क्या आप जानते हैं कि केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनाने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। मीटर परत कितनी होगी, ये इतनी सी 1 सेंटीमीटर होती है ना। और इसे बनाने में लगभग 100 से भी ज़्यादा वर्ष का समय लग जाता है। इसके बाद देखिए कि मृदा निर्माण के कारक, कि मिट्टी बनाने में कौन कौन से कारक होते हैं। मृदा निर्माण के मुख्य कारक हैं जनक शैल का स्वरूप और जलवायविक कारक, यानी जो जनक शैल है, मुख्य चट्टानें हैं वो कैसी हैं, और दूसरी वहाँ की जलवायु कैसी है। मृदा निर्माण के अन्य कारक हैं स्थलाकृतियाँ, यानी कि भूमि की आकृति कैसी है, उबड़ खाबड़, पर्वतीय, ढलान वाली, मरुस्थलीय, इस तरह से। तो जो उनकी जलाकृतियाँ हैं, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगने वाला समय, ये ही मिट्टी का निर्माण करते हैं। अलग अलग स्थानों में ये अलग अलग होते हैं। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपर्दन, अपर्दन होता है मिट्टी के बारिश के साथ मिट्टी का बह जाना। मृदा अपर्दन और क्षीणता, ये मृदा संसाधन के लिए 2 मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। कि मनुष्य क्या करता है कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ों को काट देते हैं, और ये हम सबको पता है कि अगर हम पेड़ पौधे की जो जड़ें हैं वो क्या करती है, मिट्टी को बांधे रखती हैं। अगर पेड़ नहीं होंगे तो मिट्टी बारिश के पानी के साथ बह जाएंगी। इसलिए मानवीय और प्राकृतिक कि ज़्यादा तेज़ बारिश होने से भी मिट्टी बह जाती है। तो ये 2 कारक हैं जो मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक है वन उन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग। किसान क्या करते हैं, अधिक फसल उगाने के लिए अपने खेतों में, अपनी भूमि में क्या करते हैं, खाद और रासायनिक दवाइयाँ वगैरह, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते हैं। इससे क्या होता है, फसलें तो अधिक होंगी लेकिन जो भूमि की उर्वरता है वो नष्ट हो जाती है। तो इसके अलावा है वर्षा का दोहन, भूस्खलन और बाढ़। भूस्खलन होता है भूमि का टूटना। जैसे बड़े बड़े पहाड़ हैं वो क्या होते हैं, वो भी बारिश के साथ टूट जाते हैं, गिरते हैं, उसे ही हम भूस्खलन कहते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं, ये मृदा के निम्नीकरण के कारण हैं। अब इसको हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं, तो इसके लिए है, सबसे पहले है माल्च बनाना। पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे क्या होगा कि इससे मिट्टी की आर्द्रता है वो रुकी रहती है। इसके बाद इसके आगे आएंगे वेदिका फार्म, चौड़े समतल सोपान, सीढ़ियाँ, चौड़ी और बराबर सीढ़ियाँ सी बनाना, उसे ही वेदिका तीव्र ढालों पर ये बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए और इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपर्दन कम होता है। मानो ये पहाड़ और इस पर इस तरह से इस बना दिए जाते हैं, ढलान इनकी कम कर दी जाती है, यहाँ पर फसल उगाते हैं। जब बारिश का पानी होगा तो वो एकदम सीधा नहीं आएगा और यहाँ पर रुकेगा, फिर यहाँ से नीचे आएगा, फिर यहाँ रुकेगा। तो इस तरह से क्या है कि एकदम सीधा पानी नीचे नहीं आएगा, इससे फसलें भी हो सकती हैं और मृदा का अपर्दन भी कम होता है। तो ये देखिए यहाँ आपको एक चित्र में वेदिका फार्म में ये खेती का दिखाया हुआ भी है कि ये देखो ये इस तरह से है ना, ये इस तरह से तीव्र ढलान वाला पहाड़ है और इसके ऊपर इस तरह से वेदिका फार्म बनाए हुए हैं। इससे क्या है कि पहाड़ों की मिट्टी है वो बहती नहीं है बारिश के साथ, तो इसी तरह से मृदा अपर्दन को हम रोक सकते हैं। इसके बाद समोच्च रेखीय जुताई, यह भी पहाड़ी ढलान पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते हुए जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। ये भी बिल्कुल इसी तरह ही है कि पहाड़ी इलाका है, पहाड़ है और इसके ऊपर इस तरह से बराबर में रेखाएं सीधी बना दी जाती है, एक दूसरे को ये काटती नहीं है। इसके बाद है रक्षक मेखलाएँ,
ये तटीय प्रदेशों पर यानी समुद्र के किनारों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, क्योंकि हवा के साथ भी मिट्टी बह जाती है, उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, तो वो भी मृदा अपरदन है। इसलिए उस मृदा को रोकने के लिए, उस मृदा के संरक्षण के लिए क्या करते हैं कि इस तरह से पेड़ों की, ये देखो आप इधर चित्र में, कि पेड़ों को एक लाइन में लगा दिया जाता है। इससे हवा आएगी और वो यहाँ बाधित हो जाएगी, रुकेगी, और जब हवा की गति तेज होगी तब तो मिट्टी बह जाएगी, और इन पेड़ों के कारण क्या है कि हवा की गति रुक जाती है, और इस तरह से ये मृदा अपरदन है वो कम हो सकता है। इसके बाद आगे है समोच्चीय रेखीय रोधिकाएँ। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएँ बनाने के लिए पत्थरों, घास और मृदा का उपयोग किया जाता है। इन रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाइयाँ बना दी जाती है। तो देखिए, इसे समझने के लिए हम ये थोड़ा एक यहाँ प्रयोग बताया है, इसे देख लेते हैं कि एक ही आकार की अ और ब 2 ट्रे ले लीजिए। यहाँ पर आपको ये 2 ट्रे दिख भी रही हैं। चित्र अ और ब में ये 2 ट्रे है, और इस ट्रे के अंत में यहाँ पर एक एक छेद कर दीजिए और इन्हें बराबर मात्रा में मिट्टी से भर दीजिए। अब अ ट्रे की मृदा को खाली छोड़ दीजिए और ब ट्रे में गेहूँ या चावल के दाने लगाइए। ये देखो आप, इस ब ट्रे में ये चावल या गेहूँ हैं जो बाद में उग गए हैं, छोटे छोटे पौधे भी बन गए हैं। अब इन दोनों ट्रे को ऐसे स्थान पर रखिए कि वे एक ही ढलान पर हों। ढलान बना दी है इनकी, और दोनों ट्रे में बराबर ऊंचाई से एक ओर से मग से जल डालते हैं। तो वो इस कोने से जल डालेंगे, दोनों तरफ देखो आप बराबर से वो ऊंचाई से जल को डाल रही हैं। तो दोनों ट्रे के छिद्रों से निकलने वाले पंकिल जल को 2 अलग अलग डिब्बों में एकत्रित करें। तो पंकिल का मतलब कि मिट्टी से मिला, साथ में मिट्टी वाला पानी। तो इन दोनों डब्बों में उन्होंने इस पानी को इकट्ठा कर लिया और तुलना करेंगे प्रत्येक ट्रे से कितनी मृदा बह गई है। तो देखो, ये आपको स्पष्ट ही दिखाई दे रहा है कि हमें चित्र अ वाले मग में क्या है, मिट्टी ज़्यादा है, और चित्र ब में मिट्टी बहुत ही कम बह कर आई है। तो इसीलिए कि किस वजह से हुआ कि इसमें पेड़ पौधे लगाए हुए थे। तो इन पौधों के कारण जो पौधे की जड़ें हैं वो मिट्टी को बांधे रखती हैं और पानी के साथ बहने नहीं देती, इसीलिए कि ये मृदा अपरदन को कम कर सकते हैं। तो मृदा संरक्षण के लिए हमें इसमें कुछ उपाय बताए गए थे। इसके बाद देखिए कि चट्टान बांध, तो यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। कि जल के प्रवाह को कम करने के लिए नालियाँ बनाई जाती हैं और ये उनकी रक्षा करते हैं। इसके बाद है बीज की फसल उगाना। इसके बाद है बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। देखो, कई प्रकार की फसलें होती हैं, खरीफ की, रबी की, जायद की। तो इस तरह से बदल बदल कर अगर फसलें उगाई जाती हैं तो इससे भी मृदा को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने मृदा संरक्षण के कई उपाय देखे, जिनमें से कि वेदिका फार्म बनाना, उच्च रेखीय रोधिकाएँ बनाना, समोच्च रेखीय जुताई करना, रक्षक मेखलाएँ बनाना, जो ये सभी क्या है कि मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण करने में संरक्षण के लिए काम आती हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।